नमस्कार, मैं डॉक्टर रमानिवास शर्मा रमन यूट्यूब चैनल पर साइंस और टेक्नोलॉजी का कॉम्पिटिटिव सेशन लेकर के बच्चों आपके सामने सभी बच्चों का, सभी लर्नर्स का, सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत है। आज का सेशन हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम का 5वां सेशन होगा और आज 5वें सेशन पर हम आपको बताने जा रहे हैं ECG, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। इस 5वें सेशन के बाद सर्कुलेटरी सिस्टम, जो एनिमल सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, वो पूरी तरह से थ्योरेटिकल पूरा हो जाएगा। अब इसके आगे वाले सेशन में हम इस पर पूरी तरह से फुल लेंथ टेस्ट करेंगे और उसमें से आपसे सवाल पूछेंगे। तो आज का यह अंतिम थ्योरेटिकल सेशन सर्कुलेटरी सिस्टम पर पूरा हो रहा है। आज इसको आप विस्तार से पढ़िएगा, क्योंकि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ आप रोजमर्रा के जीवन में देखते हैं। डॉक्टर के पास डॉक्टर की रिपोर्ट, कैसे आप उसको समझें और कैसे अप्लाइड बायोलॉजी में, अप्लाइड जूलॉजी में ये आपके कॉम्पिटिटिव सवाल इससे निकलते हैं। यदि एक बार इसको आप ईमानदारी से समझ लेंगे तो फिर आपको ECG पढ़ना समझ में आ जाएगा। कॉम्पिटिटिव सेशन जो साइंस और टेक्नोलॉजी का है, वो कोई भी परीक्षा हो, ये जनरल साइंस है आपके सिलेबस में, तो इसी तरह के सवाल साइंस और टेक्नोलॉजी से निकलते हैं। तो कोई भी परीक्षा आप दे रहे हो, चाहे वो पटवारी की परीक्षा हो, चाहे नीट की परीक्षा हो, चाहे स्टेट PSC की परीक्षा हो, चाहे UPSC की हो, SSC की हो, PNST की हो, कोई भी परीक्षा दे रहे हो, यदि आप उसको गहराई से पढ़े रहेंगे तो कहीं से भी सवाल पूछेगा, आपसे जवाब बनेगा। इसलिए हर साइंस और टेक्नोलॉजी के चैप्टर को गहराई से पढ़ने की कोशिश कीजिए। सेशन की ओर बढ़ें उसके पहले आपको बता दें, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना ये आपकी जिम्मेदारी है। हमारा यह सेशन शाम को 5 बजे लाइव होगा। उस समय यदि आपको कोई सवाल पूछना है तो शाम को 5 बजे आप हमसे मिलिए, हम उस समय लाइव मिलेंगे आपको, आप सवाल पूछ सकते हैं। बच्चों, एक और जानकारी दे दें, जल्दी ही हम लाइव सेशन लेकर के आ रहे हैं और उस लाइव सेशन में आप हमारे साथ जुड़िए। आपके लिए समय कौन सा उचित होगा ये आप तय करके हमें टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप पर बता दीजिए कि कौन से समय में आप पढ़ना उचित समझेंगे। और जो चैप्टर आप पढ़ना चाहते हो, जो आपके समझ में ना आता हो, आप बिल्कुल निसंदेह हमें बताइए। उस चैप्टर को लाइव सेशन के दौरान हम आपको समझा देंगे। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ का एक चित्र हमने पहले पेज पर लगाया है, ध्यान से देखिए इसको। हार्ट है और हार्ट के बगल में एक ग्राफ, जो फिजिक्स में आपने देखा होगा, मैथ वालों ने देखा होगा, ग्राफ बनाया है। इस हार्ट की गतिविधि को हमने ग्राफ पर उकेरा है। इधर हमने वोल्टेज लिखा है और इधर इस वोल्टेज का कैलकुलेशन किया हुआ है। हमारा हार्ट कैसे धड़कता है, कितने स्पीड से धड़कता है, इसमें देखिए एक सामान्य प्रक्रिया हार्ट की चल रही थी। ध्यान से देखिए P वाले पॉइंट पर, और अचानक QRS एक त्रिभुजाकार संरचना का निर्माण हो गया। फिर थोड़ी देर के बाद फिर वही ग्राफ चल पड़ा, यानी P और T पर एक सामान्य पोजीशन दिख रही है, लेकिन QRS जो पोजीशन दिखा रहा है, यह कुछ बढ़ी हुई संरचना या बढ़ा हुआ त्रिकोण दिख रहा है। यह आपके निजी जीवन में भी जरूरी है कि आप ECG को समझें। इससे कैसे सवाल आएंगे ये हम आगे आपको बताने वाले हैं। तो चलें सेशन की ओर। उसके पहले एक दो चित्र और आपको बेहतर ढंग से, वेवफॉर्म होता क्या है। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं और वो आपके हार्ट की ECG करते हैं तो कैसे करते हैं ये प्रक्रिया हम लिख करके आपको समझा देंगे, लेकिन वेवफॉर्म को पढ़ते कैसे हैं जरा देखिए। आपको एक ग्राफिक
रिपोर्ट मिलती है। ग्राफिक रिपोर्ट में कुछ इस तरह के चित्र मिलते हैं। जब आप जाते हो डॉक्टर के पास तो इस तरह के कुछ चित्र उकेरे हुए आपको देता है। क्या आप उसको समझने की कोशिश किया? कभी नहीं किया तो आज कर लीजिए, बड़ा सरल है। उसमें लिखा होता है, ऐसा चित्र बना होता है जहां पर एक नॉर्मल सा पॉइंट हो, थोड़ा सा उठा हुआ हो, उसको पी वेव के नाम से जानते हैं। पी वेव होती है एट्रियल डीपोलराइजेशन, मतलब एट्रियम जो है डीपोलराइज हो गया। एट्रियम का मतलब हार्ट को फिर से याद कर लीजिए। हार्ट तो आप जल्दी बना लेते हैं। ये देखिए, हार्ट ऊपर वाला हिस्सा एट्रियम, नीचे वाला हिस्सा वेंट्रिकल। ये वाला हिस्सा जो है ये डीपोलराइज हो गया, डीपोलराइज हो गया। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स यानी क्यू, ध्यान से सुनिएगा, क्यू आर एस, ये है क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, यानी इसमें वेंट्रिकल वाला हिस्सा डीपोलराइज हो रहा है, डीपोलराइज हो रहा है। डीपोलराइज का अर्थ आप ये समझिए कि वहां पर कोई ना कोई क्रिया हो रही है। डीपोलराइज का मतलब आप ये समझ लीजिए कि वहां पर सिकुड़ने की क्रिया हो रही है, सिकुड़ने की क्रिया हो रही है। अब कोई चीज, बच्चों ये बताओ, कोई चीज सिकुड़ेगी, पहले बड़ी है, और कोई चीज सिकुड़ेगी तो उस पर दबाव आएगा कि नहीं आएगा? तो पहली प्रक्रिया में पी वेव्स जो बनी, उसने डॉक्टर ये पढ़ता है कि यहां पर आर्किल यानी ऊपर वाला हिस्सा सिकुड़ गया। सिकुड़ गया होगा तो क्या हुआ होगा कि ब्लड यहां जो भरा था वो नीचे चला गया होगा, यानी ये सिकुड़ने की प्रक्रिया पी वेव्स पर पकड़ लिया उसने। और जब वेंट्रिकल सिकुड़ा, वेंट्रिकल जब सिकुड़ेगा तो ब्लड का फ्लो हमारे शरीर के विभिन्न भागों में होगा, शुद्ध वाले हिस्से से, क्योंकि हार्ट के पहले और दूसरे सेशन में ये सारी बातें हम आपको समझा चुके हैं। तो ये सिकुड़ा और शरीर के विभिन्न भागों में बड़े फोर्स के साथ, इसीलिए ये ग्राफ जो है ऊपर की ओर चढ़ गया, और यही ग्राफ कहलाता है क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। अब आप रिपोर्ट देखोगे, आप तुरंत पढ़ लोगे। और टी वेव क्या होती है आगे देखो, आगे ये टी वेव है। टी वेव वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन। रीपोलराइजेशन का मतलब, रीपोलराइजेशन का मतलब यहां लिखा आपने सिकुड़ने की, और यहां पर कर देना फैलने की। फैलने की मतलब आयतन बढ़ गया, बढ़ा कि नहीं? बताओ कमेंट सेक्शन में बताओ, आयतन बढ़ा कि नहीं? रीपोलराइज हो गया, आयतन बढ़ा। वेंट्रिकुलर रीपोलराइज होगा, डीपोलराइज और रीपोलराइज दोनों का अंतर। और यू वेव जो होती हैं, अब आगे एक सामान्य प्रक्रिया चलती रहेगी हार्ट की, और फिर यह प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। तो इस तरह से यह हार्ट की प्रक्रिया को डॉक्टर जो है देखता है। मान लो, माना यदि ये ऐसा कंडीशन आपके हार्ट के चित्र में जो आपको डॉक्टर ने दिया है ईसीजी का डायग्राम बना करके, यदि ऐसे चीजें नहीं दिख रही हैं, पी वेव नहीं दिख रही, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स इतना लंबा नहीं दिख रहा, या टी वेव नहीं दिख रही, तो समझ लेना आपके हार्ट में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। यदि ऐसा डायग्राम आपको दिख गया तो आप बिना डॉक्टर के कहे आप समझ लेना आपका हार्ट ओके, आपका हार्ट सही है। आगे हम थ्योरी लिखाएंगे तो आपको समझने में ज्यादा सहूलियत होगी। इस चित्र को ये कहां से हमने ये इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम बनाया है, ये देखिए। आपको याद होगा हमने एक नोड बताई थी जिसका नाम था एसए नोड, याद आया? साइनो ऑरिकुलर नोड। साइनो ऑरिकुलर नोड हमारे इस वाले हिस्से में, राइट वाले हिस्से में, राइट एट्रियम के ऊपर स्थित थी, याद आया? राइट एट्रियम वाले हिस्से में साइनो ऑरिकुलर नोड थी जो विद्युत का करंट उत्पन्न करती थी और हार्ट को धड़काने का काम करती थी। देखिए ये हार्ट को धड़काई ना, इधर वाले हार्ट को और इधर वाले हार्ट को, दोनों एट्रियम को धड़का दी, वाइब्रेशन फैला दी। धड़को, धड़को का मतलब सिकुड़ो और फैलो। और यहीं से एक वाइब्रेशन और निकला था, याद करो, पीछे वाले वीडियो को देखो। यहां से एक
धड़कन जो है जाकर के एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड पर भी गई थी। दो नोड थी, दोनों ही नोड राइट आर्किल में थी। एक नोड का नाम था साइनोआरिकुलर नोड और एक नोड का नाम था एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। साइनोआरिकुलर नोड ने जब धड़कन बढ़ाई, वही धड़कन एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड के पास पहुंची और ये तुरंत परकिंजे फाइबर को, याद करो, बंडल ऑफ हिच, परकिंजे फाइबर, यहां से ये धड़कने वेंट्रिकल वाले हिस्से को धड़का करके और फिर इनको सिकुड़ने के लिए मजबूर करते। पिछला वीडियो आपको देखना पड़ेगा, पीछे के वीडियो को एक बार पढ़ो। तो ये दोनों चीजें यहीं पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम पर सवाल पूछता है, साइनोआरिकुलर नोड कहां है, बता देना भैया। राइट हिस्से में। राइट के किस हिस्से में है? एट्रियम वाले हिस्से में। ये आरिकुलर वेंट्रिकुलर नोड क्या करती है? आरिकुलर वेंट्रिकुलर नोड मैसेज लेती है किससे? साइनोआरिकुलर नोड से, और धड़काने का काम करती है वेंट्रिकल को। कर रही है कि नहीं? ये जो फाइबर दिख रहे हैं आपको, ये परकिंजे फाइबर कहलाते हैं। नीट वाले बच्चे यहीं से गंभीर सवालों को उठाएं, बड़ा सरल है। अब ये धड़कने और सिकुड़ने और फैलने की प्रक्रिया यही तो दिखा रहा है। जब ये दबता है, कौन दबता है? यहां पर वेंट्रिकल दब रहा है। वेंट्रिकल दबा तो फोर्स बढ़ा, फोर्स बढ़ा तो ये देखो, ये तरंग इतनी ऊपर चढ़ जाती है, यही कहलाता है QRS। QRS कॉम्प्लेक्स है ये। वेंट्रिकल ने ब्लड की सप्लाई को फोर्स के साथ ऊपर फेंक दिया, यही तो ताकत है। यदि ये मान लो प्रक्रिया इतनी तेजी से ना होती, इसका मतलब ब्लड की सप्लाई तरीके से ना होती। जब ब्लड की सप्लाई या हार्ट बीट रुक जाए, तो इसके पहले वीडियो में हमने बताया है, हार्ट धड़कना बंद कर दे तो इसको क्या कहते हैं? हार्ट अटैक कहते हैं कि कार्डियक अरेस्ट कहते हैं? नीट वाले बच्चे बताओ, कार्डियक अरेस्ट है कि हार्ट अटैक है? ध्यान से पहले वाला वीडियो यदि आपने पढ़ा होगा तो उस समय हमने बताया था कि दोनों में अंतर है। कार्डियक अरेस्ट अलग है, हार्ट अटैक अलग है। जब हार्ट धड़कना बंद करता है तो उसको कार्डियक अरेस्ट कहते हैं। यदि ये लाइन नहीं बन रही है, यानी हार्ट बीट नहीं बन रही है, यानी कार्डियक अरेस्ट होता है। तो इसको ध्यान से पढ़ना। बाकी हार्ट की रचना को हम आपको याद ही करवा चुके हैं। अब महत्वपूर्ण पॉइंट आपको लिखा देते हैं। पहला पॉइंट लिखा रहे हैं, जब रोगी को, यानी पेशेंट को, जब रोगी को कार्डियक अरेस्ट होता है, कार्डियक अरेस्ट होता है, समझ गए? यानी हृदय का धड़कना बंद हुआ, कार्डियक अरेस्ट होता है, तो उसको मॉनिटरिंग मशीन से, तो उसको एक मशीन से ऑब्जर्व किया जाता है। ऑब्जर्व माने देखा जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है, जिसमें, कभी हॉस्पिटल में जाना देखना, जिसमें आवाज आती है। दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट, ये जो आवाज आती है, आवाज कौन सी होती है? पहले थोड़ा रुकता है, फिर बोलता है पीप, फिर थोड़ा रुकता है, फिर बोलता है पीप, फिर थोड़ा रुकता है, फिर बोलता है पीप। टेस्ट कर लेना। और फिर थोड़ा रुकता है, फिर लंबा बोलता है पी, ऐसा पी। ये टेस्ट करना, या हार्ट के डॉक्टर आपके आसपास होंगे, उनसे जानकारी लेना। जब रोगी को कार्डियक अरेस्ट हो गया तो उससे एक मशीन से देखा जाता है, कार्डियक अरेस्ट हो गया, हार्ट ने धड़कना बंद किया, पहले वो पीप बोलता है, फिर पीप बोलता है, फिर पीप बोलता है, फिर एक लंबी सांस लेता हुआ लंबा पीप बोलता है, राम नाम सत्य, गए काम से। ये अब ये जो मशीन थी, इसका नाम
वो पूछता है। जहां से आपने पी 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 लंबी वाली पी लिया, इस मशीन, वही तीसरा पॉइंट लिख रहे हैं, इस तरह की मशीन को, इस तरह की मशीन को इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कहते हैं। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कहते हैं। तथा इसके द्वारा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम तैयार किया जाता है। समझ गया? ये जो चित्र हम आपको दिखा रहे थे, ये कहलाता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। जो आपको डॉक्टर रिपोर्ट देता है वो कहलाता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, और जो मशीन इसको बनाती है वो कहलाता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। चौथा, ईसीजी कार्डियक साइकिल को, कार्डियक साइकिल पढ़ा चुके हैं। कार्डियक साइकिल को, सारे वीडियो जितने कार्डियक साइकिल पर या ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पर हमने बनाए हैं, पूरा पढ़ लोगे, कभी आपको सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ने की फिर जरूरत नहीं होगी। ईसीजी कार्डियक साइकिल के दौरान हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का ग्राफिक रूप से रिप्रेजेंटेशन किया जाना कहलाता है। तो इस पन्ने पर हमने 4 बातें बताई। जब रोगी को कार्डियक अरेस्ट होता है तो उसको एक मशीन से ऑब्जर्व किया जाता है, जिसमें से आवाज आती है। आवाज 3 स्टेप में लिखा है, पी आई पी, पी पी पी, फिर लंबा पी। हो गया कार्डियक अरेस्ट। दूसरा, इस तरह की मशीन को इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कहते हैं, तथा इसके द्वारा जो तैयार किया जाता है, जो संरचना बनता है, वो कहलाता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ईसीजी कार्डियक साइकिल के दौरान हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को ग्राफिक के रूप में रिप्रेजेंट किया जाना कहलाता है। इसमें जब पेशेंट के साथ कैसे उसको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ तैयार किया जाता है, 5वें पॉइंट में क्या करते हैं हम, उस समय यदि आपने कभी देखा हो या भविष्य में आप ईसीजी करवाने जाओगे तो आपके साथ होगा क्या, ये देखो। एक लेड, आपने देखा होगा, चिमटी जैसी रचना को आपके लेफ्ट एंकल में, बाएं एड़ी के ठीक ऊपर एक इस तरह की चिमटी लगाते हैं। देखना, एक लीड लगाते हैं, एक लीड लेफ्ट एंकल में, दो लीड लगेगी, 2 कलाई में, WRIST में, रिस्ट में, दो रिस्ट में लगाई जाती है, जो लगातार हार्ट की एक्टिविटी
एक्टिविटी को मॉनिटर करती है। क्या करते हैं डॉक्टर? जब आप उनके पास जाओगे तो जो आपका लेफ्ट एंकल है, पैर के नीचे वाला हिस्सा है, वहां पर एक लीड लगेगी, दो कलाइयों पर लीड लगेगी, यहां देखिएगा, यहां पर दो कलाइयों पर लगेगी। और फिर इसके बाद आगे की प्रक्रिया क्या होती है, ये देखिए, छठवें पॉइंट में लिख रहे हैं, हार्ट के फंक्शन को डिटेल में देखना हो, हार्ट के की क्रियाविधि डिटेल में देखने के लिए, डिटेल में देखने के लिए कई सारे लीड, कई सारी लीड। अब यह प्रश्न आपके दिमाग में उठता, इसीलिए हमने छठवां पॉइंट में लिख दिया। यदि हार्ट को और गहराई से जानना है कि हार्ट में वीकनेस कहां है, हार्ट कमजोर कहां पड़ रहा है, या हार्ट ज्यादा फंक्शन कहां कर रहा है, तो हार्ट की क्रियाविधि को डिटेल से देखने के लिए कई सारी लीड आपके चेस्ट में लगा दी जाती है, चेस्ट रीजन में, चेस्ट रीजन में लगाई जाती। अब पढ़ना कैसे है, 7वें पॉइंट पर देखिए, ईसीजी की प्रत्येक पीक को, ईसीजी के प्रत्येक आवाज जो आती है, प्रत्येक पीक को लेटर पी से टी, पी एक शब्द लिखा है, उधर चित्र में देखना, एक पी शब्द लिखा है, एक टी लिखा है, दोनों के बीच पी से टी के द्वारा आइडेंटिफाई किया जाता है, आइडेंटिफाई किया जाता है। जो हार्ट की, जो हार्ट की विशेष इलेक्ट्रिकल, विशेष इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी के अनुकूल होते। पी और टी के बीच में, अब पी और टी कैसे समझोगे, ये देखो, यहां से हमने शुरू किया और यहां पर खत्म किया, तो पी और टी के बीच में जो भी इलेक्ट्रिकल आवाज आएगी, यानी क्यू आ रहा, आर आ रहा, एस आ रहा, इसी के बीच में हम पूरा हार्ट की कैलकुलेशन को कर लेते हैं। 8वां, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, क्यू आर एस, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स याद आया, ये है, ये क्यू, ये आर, ये एस, तो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स वेंट्रिकल्स के, यानी निलय के डीपोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन का यहां क्या मतलब दिख रहा है कि वेंट्रिकल जो है चिपक रहा है, दब रहा है, प्रेशर में आ रहा है, तभी तो ब्लड की सप्लाई बढ़ रही है। डीपोलराइजेशन को रिप्रेजेंट करता है, डीपोलराइजेशन को रिप्रेजेंट करता है। इससे वेंट्रिकल में, इससे वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन शुरू होता है।
कॉन्ट्रैक्शन का मतलब सिकुड़ना शुरू होता है। क्यू के कुछ देर बाद, 9वां पॉइंट, क्यू कहां है? क्यू इधर देखिए, ये है। क्यू के कुछ देर बाद सिकुड़ना शुरू, ये क्यू यहां है। थोड़ा ही सेकंड लगेगा कि हार्ट पिचकना शुरू हो जाएगा। ये भी लिख लें, क्यू के कुछ देर बाद ही, क्यू के कुछ देर बाद ही कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन का मतलब सिकुड़ना, कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो जाता है। और यह सिस्टोल की शुरुआत मानी जाती है। सिस्टोल तो आप समझते हैं, सिस्टोल का मतलब सिकुड़ना, सिस्टोल की शुरुआत मानी जाती। इस पॉइंट में एक लीड हम लगाते हैं, लेफ्ट एंकल में, रिस्ट में लगाई जाती है। हार्ट की क्रियाविधि को डिटेल में देखना है तो चेस्ट में बहुत सारी लीड। ईसीजी के प्रत्येक बीट को लेटर पी और टी के द्वारा आइडेंटिफाई किया जाएगा, जो हार्ट की विशेष इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी के अनुकूल होती है। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स वेंट्रिकल के डिपोलराइजेशन को रिप्रेजेंट करेगा। इसमें वेंट्रिकल में सिकुड़ना या सिस्टोल की प्रक्रिया, क्यू के कुछ देर बाद ही कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो जाएगा और सिस्टोल की शुरुआत होगी। और जब वेंट्रिकल सिकुड़ेगा तो क्या होगा? ब्लड जो है ऊपर की तरफ भागेगा, यानी एओर्टा की ओर जाएगा। यदि लेफ्ट वेंट्रिकल सिकुड़ रहा है तो एओर्टा में, यदि राइट वेंट्रिकल सिकुड़ रहा है तो पल्मोनरी आर्टरी में। काहे के लिए? ब्लड को शुद्ध करने के लिए चला जाएगा। ये पूरा वीडियो पीछे के भी पढ़ोगे तभी समझ में आएगा। 10वां पॉइंट, थोड़ा सा टी वेव के बारे में बता दें। टी वेव वेंट्रिकल्स के एक्साइटेड स्टेट से नॉर्मल स्टेट। अब टी वेव यहां है, ध्यान से देखो, सॉरी, ये टी वेव। अब यहां पर वेंट्रिकल तो सक्रिय था, सक्रिय क्या था? दबा हुआ था। अब टी पर आते आते वो रिलैक्स हो जाएगा, शांत हो जाएगा, चौड़ा हो जाएगा, स्पेस दे देगा। तो यही बात लिखनी है हमको यहां पर। टी वेव वेंट्रिकल के नॉर्मल स्टेट को प्रदर्शित करता है। या एक बात 11वें पॉइंट पर यह भी सवाल नीट में पूछा गया है कि टी वेव का अंत सिस्टोल के इंड को, सिस्टोल भी तो समाप्त हुआ, सिस्टोल के इंड को प्रदर्शित करता है। करेगा कि नहीं? सिस्टोल तो वहीं खत्म हो रहा है। जब टी वेव आई, यानी टी वेव समाप्त होगी, तभी तो सिस्टोल खत्म हुआ, तभी तो वेंट्रिकल रिलैक्स हुआ, वेंट्रिकल का आयतन बढ़ा, तभी तो वहां प्रेशर घटा, ब्लड वहां भरना शुरू हुआ। तो टी वेव का एंड सिस्टोल के एंड को प्रदर्शित करता है। 12वां पॉइंट, एक निश्चित दिए गए समय में, ध्यान रखना ये क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है, एक निश्चित दिए हुए समय में क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के नंबर को गिनकर किसी भी
व्यक्ति की हार्ट बीट रेट की हार्ट बीट रेट को बताया जा सकता है। तेरहवां महत्वपूर्ण पॉइंट, यदि इस ग्राफ में, जो ग्राफ हमने बनाया है ये स्वस्थ व्यक्ति का है, ऐसा ही बनना चाहिए। यदि इस ग्राफ में कोई डेविएशन है, कोई विचलन है, कोई विचलन होता है, तो व्यक्ति रोगी व्यक्ति की श्रेणी में आएगा। समझ रहे हो? और इसीलिए अंतिम पॉइंट लिख रहे हैं, ईसीजी का चिकित्सीय महत्व, चिकित्सीय महत्व बहुत अधिक है। ईसीजी करवाने के बाद यदि हार्ट नॉर्मल नहीं है तो वहां से रोगों की पूरी लिस्ट जो है डॉक्टर पता कर लेता है, यदि हार्ट सही ढंग से काम नहीं कर रहा है। तो इस बिंदु पर हमने बताया कि टी वेव वेंट्रिकल से नॉर्मल स्टेट को प्रदर्शित करता है। जैसा उधर चित्र बनाया है बिल्कुल सेम बातें थ्योरी में हमने लिख करके इधर दे दी है कि टी वेव का एंड सिस्टोल के एंड को प्रदर्शित करता है। एक निश्चित दिए हुए समय में क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के नंबर को गिन लिया जाए तो किसी भी व्यक्ति के हार्ट बीट की रेट कितनी है ये बताई जा सकती है। यदि इस ग्राफ में कोई विचलन है तो रोगी व्यक्ति की श्रेणी में आएगा और ईसीजी का चिकित्सीय महत्व बहुत अधिक होता है। बच्चों, आज ईसीजी पर जो हमने आपके साथ डिस्कस किया उसकी थ्योरी आपको बता दी। इस पर बहुत सारे सवाल हम जब एफएलटी इस पर लगाएंगे तो एफएलटी के समय बहुत सारे सवाल इस पर जो एमपीएसआई में, पीएससी में, नीट में या आने वाली पटवारी की परीक्षा में जो साइंस से, अप्लाइड साइंस से जो सवाल इस पर बनेंगे उसको बनाने की कोशिश करेंगे। बच्चों, बहुत जल्दी हम लाइव सेशन आपके लिए लाने वाले हैं। उसकी प्रक्रिया पूरी कर लें, उसकी तैयारी पूरी कर लें और जैसे ही हमारी प्रक्रिया पूरी होती है हम आपके साथ दिन में एक बार जरूर लाइव मिला करेंगे। समय आपको बताना है, जब आप समय बताओगे उसी समय को हम ध्यान में रखते हुए भले ही थोड़े समय के लिए, आधे घंटे, पौन घंटे के लिए आपसे मिलेंगे जरूर। आपकी समस्याओं को, साइंस और टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई समस्याओं को समाप्त करेंगे, खत्म करेंगे, आपको समझाएंगे। आज के सेशन को अब यहीं रोकेंगे, फिर मिलते हैं नए सेशन के साथ। तब तक के लिए बच्चों आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलते हैं नए सेशन में, तब तक के लिए बच्चों बाय बाय, नमस्कार।